नमस्कार, स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं आप सभी के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर एक सीरीज कर रहा हूं, जिसका ये आज क्लास 4th है। और आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं और उनका जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि वो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनसे क्या फायदा मिला है, क्या अचीवमेंट रहे हैं उन प्रोग्राम्स के, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग इन अवर क्लास हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टडी IQ IS का प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है और प्रयागराज के इस ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वो है ताशकंद मार्ग, सिविल लाइंस में आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरैक्ट करना चाहते हैं, आप सेंटर पर फिजिकली विजिट करिए। और इस समय सेंटर पर UPSC की प्रिपरेशन और UPPCS की दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए एक कॉम्बो कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जो बहुत ही वैल्यूएबल रेट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड डिवाइस लाइव यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 59,999 में मिल जाएगा। इस कोर्स में हम कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं UPSC के बच्चों के लिए, साथ में UPSC के साथ साथ जो UPPCS को भी टारगेट करके देखना चाहते हैं। तो ये कॉम्बो कोर्स आपको सिर्फ 59,999 में मिल जाएगा। तो जरूर विजिट करिए हमारे ऑफलाइन सेंटर में। इसके बाद चलिए अपनी क्लास को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे। सो हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, जो हमारा आज का टॉपिक है ये है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स रहे हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित किया है जिन्होंने एनवायरमेंटल मूवमेंट को इंडिया में। ठीक है। सो आवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यावरण के कार्यक्रम रहे हैं। कुछ अचीवमेंट इन प्रोग्राम्स के देख लेते हैं कि कैसे पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग कैसे फर्दर मूव कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ोतरी हो रही है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या संकेत हमें मिल रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अभी आप सभी को पता होगा कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है, इसमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है इंडिया का। अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में फॉरेस्ट कवर जो था ये 21.54% था हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। 2019 में ये बढ़ करके 21.67% हो गया है, मतलब इसमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें, जिसमें फॉरेस्ट कवर जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनके साथ साथ जो इंडिविजुअल ट्रीज या ट्री कवर जो होता है उसको भी शामिल किया जाता है, तो वो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से 21.71% है। तो ये है हमारा फॉरेस्ट कवर जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद और भी कई सारे अचीवमेंट इंडिया ने किए हैं, जैसे कि एक अचीवमेंट एक हमने आप कह सकते हैं एक प्रण किया था, एक कमिटमेंट करी थी इंडिया ने कि हम 40% जो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से लाएंगे। 40% हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का हम जनरेशन कर रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे समझें, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमारी मान लो 100 यूनिट जनरेट होती है, तो हमारा ये टारगेट था कि हम इसमें से 40 यूनिट बिजली जो है ये नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से लाएंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब, जैसे अभी हमारी जो मैक्सिमम जो हमारी एनर्जी बास्केट है, इलेक्ट्रिसिटी की बास्केट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बिजली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कोयले के बर्निंग की करके, है ना। तो थर्मल पावर प्लांट से हम बिजली ज्यादा बनाते हैं, और ये थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं ये कोल की बर्निंग करते हैं। कोल एक फॉसिल फ्यूल है ना, एक जीवाश्म वाला ईंधन है, एक जीवाश्म ईंधन है। तो हमारा टारगेट ये था कि हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो 40% है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से लाएं, मतलब गैर जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से लाएं। अब गैर जीवाश्म ईंधन वाले स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे हैं। जैसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो जल विद्युत वाली बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं आप। इसके अलावा आप सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। इसके साथ साथ ओटेक ओशियल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये एक एडवांस टेक्निक है, आप वेव एनर्जी से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप जियो थर्मल एनर्जी का उपयोग भी कर सकते हैं। ये सब बहुत अलग अलग तरह के टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। बट हमारा जो टारगेट था कि हमको टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हम कर रहे हैं उसमें से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो हम
नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। और इसके लिए हमने जो टारगेट रखा था ना, वो टारगेट ईयर था हमारा, जो टारगेट ईयर था वो था 2030। बट हमने उस 2030 के टारगेट ईयर से 9 साल पहले ही 9 इयर्स अहेड हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। मतलब हमने 2021 में ही ये टारगेट पा लिया है कि हमारी टोटल एनर्जी जो जनरेट हम लोग कर रहे हैं उसका 40% जो है हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं, मतलब गैर जीवाश्म ईंधन से कर रहे हैं। इसमें हम डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला, इन सब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक अचीवमेंट है कि हमने जो डेडलाइन रखी उससे पहले कोई टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, टारगेट ऑफ 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल हैज बीन अचीव्ड 5 मंथ्स अहेड। अब देखो, भारत सरकार ने एक टारगेट रखा था। पहले तो टारगेट ये था E5 पेट्रोल का टारगेट था। E5 का मतलब इथेनॉल 5% की ब्लेंडिंग हम करेंगे, किसमें? पेट्रोल में। फिर इस टारगेट को बढ़ा दिया गया और बोला गया कि भाई E10 की हम मिक्सिंग करेंगे, 10% इथेनॉल हम मिक्स करेंगे पेट्रोल में। मेथनॉल बेसिकली एक बायोफ्यूल है, ठीक है। तो मेथनॉल जो है इसका, या आप कह सकते हैं कि एथेनॉल जो है इसकी जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो इथेनॉल को ज्यादातर बनाया जाता है शुगर में, जो यीस्ट मिला करके इसका फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। जैसे अल्कोहल बनती ना, उसी तरह से, तो अल्कोहल की तरह ही बनाया जाता है। जो इथेनॉल होता है ये बेसिकली एक कलरलेस और बहुत ही फ्लेमेबल, कलरलेस और फ्लेमेबल एक लिक्विड होता है। और इसका पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करके हम लोग जो हमारा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है उसको कम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है देशों के ऊपर, बाहरी कुछ ऐसे देशों के ऊपर, गल्फ कंट्रीज वगैरह जैसे जहां से हम लोग पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, अपने इंपोर्ट बिल को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इंपोर्ट बिल में हमारा जो ये फ्यूल हम लोग जो मंगा रहे हैं, पेट्रोलियम का जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा एक चंक हमारे लिए बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये टारगेट भी हमने समय से 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया। एक्चुअली टारगेट था, पूरा करना था हमको नवंबर 2022 में, बट हमने उसके 5 महीने पहले ही ये टारगेट अचीव कर लिया है। अभी सरकार ने ये टारगेट जब अचीव कर लिया है तो अब हमने 2025-26 का टारगेट रखा है कि हम 20% मतलब E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। हालांकि यहां पर कई सारी समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कई सारे कंपनीज ने, कई सारे उन्होंने क्लेम किया है, इंजन मेकर्स जो कंपनीज हैं गाड़ियों के इंजन से बनाती हैं, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से माइलेज वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसी आ रही हैं। क्योंकि हमारे जो इंजन है वो पेट्रोल इंजन है या तो डीजल इंजन है। चाहे कार की अगर हम बात करें, बाइक्स में तो पेट्रोल इंजन ही चल रहे हैं। तो पेट्रोल इंजन जो है ये फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर नहीं बनाए गए हैं। हालांकि अब कंपनीज इस पर वर्क कर रही हैं। फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अभी जो इंजन बनाए गए हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पेट्रोल पर ही चलें, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं करी जाए। बट स्टिल हम लोग 10% 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो इंजन में कंपनीज ऐसा कह रही हैं कि इसके लिए हमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन चाहिए। फ्लेक्स फ्यूल इन द सेंस जिसमें हम मिश्रित ईंधन का उपयोग कर सके, जिसमें हम इथेनॉल अगर 30% 40% भी मिला दें तब भी वो इंजन एफिशिएंसी के साथ वर्क करे। तो ऐसे में कुछ क्लेम्स ऐसे आ रहे हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, कई सारे रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उसमें क्लेम्स आ रहे हैं कि इंजन की माइलेज वगैरह जो है गाड़ियां कम देने लगी हैं बिकॉज ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ दिस इथेनॉल। क्या सही है क्या गलत है ये तो समय बताएगा, धीरे धीरे रिसर्च जब आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। ओके, सो हम लोग फ्लेक्स फ्यूल ईंधन पर भी काम कर रहे हैं। जैसे ऐसा कोई इंजन बना दें जो इथेनॉल से भी चल रहा है, या ऐसा कुछ बना दें जो कि कई सारे फ्यूल्स के मिक्स करके चल सकता है, किसी पर्टिकुलर फ्यूल पे डिपेंडेंसी उसकी ना रहे, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन, जिसमें हम फ्यूल के साथ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट हमने गेन किया। इसके बाद है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लायंस। आपने देखा होगा गिर में जो हमारे एशियाटिक लायंस हैं बेसिकली उनका बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि गिर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है उनकी, तो वहां पर हमने एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन भी इंक्रीज करी है। ये हमारा कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है उनके माध्यम से हमने किया है। इसके बाद हमने राइनोज जो असम वगैरह के रीजन्स है वहां पर हमने राइनोज की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया है, गेंडे की पॉपुलेशन बढ़ गई है। टाइगर्स का कंजर्वेशन हमने किया ही है, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना
कि हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA वगैरह का निर्माण किया है, और ये सब लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है इनको भी इनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी करी है हमने। तो इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम एनवायरनमेंट को लेकर के गवर्नमेंट ने चलाए हैं, उनके आउटपुट, उनके अचीवमेंट हमको जरूर दिख रहे हैं। तो ऐसा कहना कि गवर्नमेंट पर्यावरण के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर रही है या कार्य जो कर रही है वो सब फेल है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर आप 1 दशक 2 दशक पहले की बात करें तो यही परिस्थितियां बहुत विपरीत हो चुकी थी। जैसे अभी आपने रिसेंटली टाइगर सेंसस में देखा होगा कि लगातार टाइगर सेंसस जो आती जाती है उसमें हमको ऐसे एक मोमेंटम दिख रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है। सो ये हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, प्रयासों का ही नतीजा है। तो ये हमारे अचीवमेंट्स कुछ रहे जिनके बारे में हमने बात करी कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स कैसे वर्क कर रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स रहे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करी है गवर्नमेंट की इन टारगेट्स को अचीव करने में। ठीक है, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी प्रोग्राम्स के ऊपर, स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछती है। यूपी पीसीएस की भी आदत यही है। ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है ना, इनकी एक टेंडेंसी है, ये गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की बॉडीज जो हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछती है। हर एक एग्जाम का आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, इन 3 सेक्शन से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, या फिर ये गवर्नमेंट स्कीम से नहीं आया तो गवर्नमेंट की किसी बॉडी से, किसी अथॉरिटी से आ जाएगा, या इससे भी नहीं आया गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम से आ जाएगा। तो ये बहुत ही हॉटस्पॉट एरियाज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। जो नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य रहा है कि जो डेजर्टिफिकेशन है, जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, या जो पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई बढ़ रही है, इसको रिवर्स किया जाए। यानी अब हम इतने ज्यादा पेड़ लगाएं कि पेड़ कटें कम और लगे ज्यादा, तैयार ज्यादा हो। तो ये नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम था जिसने ये इन्विसेज किया था, इसकी परिकल्पना करी थी कि हम अफॉरेस्टेशन के थ्रू फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे। ठीक है, और हमने देखा ही, अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि जो आंकड़े हैं वो ये इशारा भी कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ट्री कवर बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं दूसरा प्रोग्राम जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ बता देते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम NAPCC कहते हैं, बेसिकली ये बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन रहा है, एक गेम चेंजर रहा है क्लाइमेट चेंज की फाइट को लेकर के भारत में। क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, ये एक बास्केट प्रोग्राम आप कह सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत से 8 तरीके के अलग अलग और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इनके बारे में भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उन प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग फील्ड्स में कैसे चल रहे हैं वो प्रोग्राम्स। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान। नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान जो है, बेसिकली ये हमारी जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान जो है ये चलाया गया है। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं हम, तो इसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन अवर लास्ट वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की, और क्लास नंबर 2 और 3 को आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की चर्चा करी है। इसके बाद फिर बात करते हैं इंडिया हैज, अब इसमें थोड़ा सा चीजें हैं, जैसे देखिए इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रामसर साइट्स नेटवर्क। अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में तो लार्जेस्ट है, एशिया की बात करें तो शायद सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है। तो इस तरह से रामसर साइट की अगर बात करें, कंजर्वेशन के एफर्ट में हम लोगों ने जो रामसर साइट्स है उनके नंबर ऑफ साइट्स के टर्म्स में भी इंडिया का बहुत ही यूनिक प्लेस है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। इसके बाद बात करें कि पर्यावरण मंत्रालय में की तरफ से जैसे आप इको मार्क लेबलिंग, इको मार्क स्कीम जो है इंडिया की लाई गई। इको मार्क स्कीम ये क्या करती थी, ये किसी भी प्रोडक्ट पर, जैसे आप देखते होंगे कि वहां पर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ निशान बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह का कोई अगर आपको प्रोडक्ट के ऊपर निशान दिख जाता है, इसका मतलब आप समझते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन आइटम है। नॉन वेजिटेरियन आइटम है, इसमें या तो नॉन वेज का इस्तेमाल किया गया है या एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से जो ग्रीन कलर का अगर आपको ये दिख जाता है,
अगर आपको ग्रीन कलर का दिख जाता है तो ग्रीन कलर में इस तरह का लेबल दिख जाए तो इसका मतलब वो वेजिटेरियन है। तो इसी तरह से इको मार्क जो है, इको मार्क को भी लाया गया है। और इको मार्क जो लेबलिंग की जाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, उस इको मार्क लेबलिंग से ये पता लगता है कि ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है इसको बनाने में पर्यावरण का नुकसान नहीं किया गया है, कम से कम किया गया है, या फिर किया भी गया है तो उसको कंपेंसेट कर दिया गया है। मींस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का मतलब है उस पर इको मार्क लेबलिंग लगी होगी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके बाद बात करते हैं नगर वन योजना की। नगर वन योजना जो है बेसिकली ये अर्बन एरियाज में कुछ ग्रीन पैचेस बनाने की बात की गई थी। ग्रीन पैचेस का मतलब है कि जैसे शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहां प्रदूषण की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्लीन एयर की समस्या होती है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली वगैरह में क्या हालत हो रही है। तो नगर वन योजना का उद्देश्य था कि यही एफॉरेस्टेशन जो था ना, यही एफॉरेस्टेशन हमको करना है, बट शहर में हमको ग्रीन पैचेस बनाने हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमको कुछ ऐसे पार्क्स या ग्रीन पार्क्स ऐसे डेवलप करने हैं जो कि उस पोल्यूशन को मेंटेन या बैलेंस करने की क्षमता रखते हों। तो नगर वन योजना का यह उद्देश्य था। इसके बाद फिर स्वच्छ निर्मल तट अभियान यह बनाया गया था। इसका उद्देश्य था बेसिकली जो रिवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, उनके आसपास के जो तटीय एरिया हैं उनको हम क्लीनिंग करें और रिवर्स के पॉल्यूशन को में प्रदूषण जाने से उनको रोकें। तो तटों को सुरक्षित बनाना था। बेसिकली नदियों के साथ साथ इसका जो मेन फोकस था वो समुद्री तट जो थे, जो कोस्टल जो शोर्स थे, उनको, जो समुद्र के किनारे के तट थे ना, उनको भी प्रदूषण से मुक्त करना था। तो निर्मल तट अभियान का बेसिक जो इंफेसाइज था वो ओशंस के ऊपर ज्यादा था, जो ओशनिक तट होते हैं उनके ऊपर ज्यादा था। ठीक है। इसके बाद फिर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चलाया गया। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य था? तो हिमालय क्षेत्र में जितने भी ऐसे बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे आप लाहौल स्पीति वैली में चले जाइए, है ना, और उसके बाद चांगलांग आप लद्दाख में चले जाइए, उसके बाद आप नीचे वैली ऑफ फ्लावर्स में चले आइए, हिमाचल प्रदेश में आप कुल्लू कांगड़ा वैली में चले आइए, ठीक है, उसके बाद आप सिक्किम में चले जाइए, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के पास आप चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कई सारी हैं। तो हिमालय का जितना जोन है ना, इसकी जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो था, इसमें बेसिकली ये जो सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन है इनको प्रोटेक्ट करना, प्लस यहां पर रहने वाली कुछ स्पेशल काइंड की स्पीसीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना। जैसे जो हिम तेंदुए होते हैं, है ना, जो हिम तेंदुए होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो हंगुल वगैरह हैं, हंगुल जो कश्मीरी स्टैग होता है, हिरण की प्रजाति होती है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, तो उन सबको प्रोजेक्ट को उनको प्रोटेक्ट करना, हिमालय और इसमें पाए जाने वाले जो भी वन्य जीव हैं उनको प्रोटेक्शन करना, ये आपका सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत आया था। इसमें जो हिमालय की कुछ ट्राइब्स हैं उनके प्रोटेक्शन की भी बात की गई थी। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट था, जिसमें चाहे वो वन्य जीव हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे वहां के लैंडस्केप हो, सबको सुरक्षित करने की बात ये प्रोजेक्ट करता है। तो इस तरह इन्हीं सब प्रोजेक्टों के मिले जुले प्रभावों की वजह से ही हमने जो अचीवमेंट पर्यावरण के क्षेत्र में किए हैं वो हुए हैं। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में इन प्रोजेक्ट्स को, इन प्रोग्राम्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को समझेंगे। तो देखिए नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम क्या कहता है। बेसिकली इसके अंतर्गत नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत कैंपा नाम की एक अथॉरिटी बनाई गई। कैंपा इसका शॉर्ट फॉर्म है। कैंपा का मतलब है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा का मतलब है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, ये कैंपा है। अब कैंपा का काम क्या है? कैंपा का जो काम है बेसिकली वो ये है कि जैसे कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल टैनरी इंडस्ट्री है, या फिर आप मान लो टैनरी इंडस्ट्री जो ये आपका चमड़ा उद्योग वाली इंडस्ट्री जो होती है, ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करती है। मान लो इस इंडस्ट्री के सेटअप होने पर कई सारे पेड़ों को काटा गया, तो अब इस इंडस्ट्री को कंपनसेशन देना पड़ेगा कि आपने मान लो कि 100 पेड़ काटे हैं तो उसके एवज में आपको इतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाने हैं। तो ये कंपनसेटरी आपके लिए ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में पैसा देना है और एफॉरेस्टेशन कराना है। तो इस तरह से कैंपा जो है इसने एफॉरेस्टेशन को बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, वनीकरण के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। ठीक है,
तो यहां पर देखिए एप्लीकेबल टू, अब ये जो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है ये सभी स्टेट्स यानी सभी राज्य, यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। और इसी नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही दो फंड बनाए गए। कौन सा? एक तो है नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड और दूसरा राज्यों के लिए स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया। अब इन फंड का उद्देश्य क्या है? इन फंड का उद्देश्य यही है कि इनमें जो भी राशि जमा होती है उनका उद्देश्य एफॉरेस्टेशन के लिए या इसी से संबंधित कार्यों के लिए ही किया जाएगा। तो बेसिकली एक डेडिकेटेड फंड इसने तैयार कर दिया, स्टेट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। इसके साथ साथ जो कैंपा को पावर दे दी गई कि वो रेगुलेशन करेगी कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर वो जंगलों को काट रही हैं तो उसके एवज में जंगल को लगाना, उनको प्रोटेक्शन देना भी उन्हीं का काम है। तो ये था नेशनल एफॉरेस्टेशन प्लान प्रोग्राम, और इसमें बहुत सारी टेक्निक अपनाई गई, जैसे क्लाउड सीडिंग वगैरह जो होती हैं ये सब भी अप्लाई गई। क्लाउड सीडिंग बोल रहा हूं मैं, एरियल सीडिंग वगैरह की टेक्निक अपनाई गई। एरियल सीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हेलीकॉप्टर या ड्रोन के थ्रू या किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू सीड्स की बॉल बनाई जाती हैं, उसमें बीच में सीड रखा जाता है, ऊपर से उसका फर्टिलाइजर और कंपोस्ट वगैरह इसकी बॉल बनाई जाती है और बॉल सुखा ली जाती है, बहुत हार्ड होती है। तो उस सीड को सस्टेन करने के लिए, उस सीड को अंदर सुरक्षित रखने के लिए वो बॉल सुरक्षित रखती है, उससे कई सारे काम होते हैं। अब उसको एक किसी ड्रोन के थ्रू या एक हेलीकॉप्टर के थ्रू ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, तो पूरे जंगल में से छोड़ दी गई या खाली स्थान में से छोड़ दिया गया। जनरली ऐसा काम बारिश के सीजन से पहले किया जाता है। इससे होता यह है कि जो सीड्स फेंके गए हैं वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि चिड़िया या जानवर उन सीड्स को खा नहीं पाते हैं, बिकॉज उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है मिट्टी की, और गोल गोल होते हैं बॉल, जैसे गोल्फ की बॉल होती है ना उस तरह से, उससे थोड़ा सा छोटे, तो इस तरह से होते हैं। उसमें मिट्टी और गोबर की या कंपोस्ट की लेयर चढ़ी होती है, तो चिड़िया वगैरह या फिर जानवर वगैरह उन सीड्स को खाते नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये होती है जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में ऊपर की जो लेयर होती है वो घुल जाती है और सीड एक्सपोज हो जाता है। सीड एक्सपोज हो जाता है और उसमें फर्टिलाइजर भी आसपास रहते हैं, तो वो सीड जल्दी से जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके वो धीरे धीरे ट्री के फॉर्मेट में ग्रो करने लगता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम एरियल सीडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं एरियल सीडिंग। सो एरियल सीडिंग में बेसिकली इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। जंगलों में प्लांटेशन एफॉरेस्टेशन करने के लिए बेसिकली हम एरियल सीडिंग इस समय सबसे बेस्ट मेथड है, बिकॉज मैन्युअली फॉरेस्टेशन कर पाना, एक तो समय बहुत लगता है, खर्चा बहुत लगता है, दूसरी बात फॉरेस्ट की जो टोपोग्राफी होती है वो भी बहुत, आप कह सकते हैं कि दुर्गम इलाके होते हैं, वहां पर पहुंचना जाना, हर जगह पर प्लांटेशन कर पाना। उससे बेटर है कि आप हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से गुजरे, ऊपर से और ड्रॉप करते चले गए, या फिर किसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो ये ज्यादा सुगम तरीका हो जाता है सरकार के लिए या एजेंसीज के लिए फॉरेस्टेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने आपको बताया कि ये हमारा एक माइलस्टोन बन गया ये प्रोग्राम। इसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ये कोई एक प्रोग्राम नहीं बल्कि ये बास्केट है, ये एक बकेट है अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है वो है नेशनल सोलर मिशन। अब ये नेशनल सोलर मिशन के बारे में तो आप सभी ने अच्छे से जानकारी ले ही रखी होगी, बहुत जगह पढ़ रखा होगा। नेशनल सोलर मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत वर्क कर रहा है, और इसका उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक है ना, तो नेशनल सोलर मिशन जो है ये बेसिकली, पहले इसका नाम दूसरा था, जवाहर सोलर मिशन करके था, उसके बाद फिर नेशनल सोलर मिशन कर दिया गया इसका नाम। तो ये जो नेशनल सोलर मिशन है इसका उद्देश्य है कि सब्सिडाइज रेट्स पर सोलर पैनल्स को उपलब्ध कराना, सोलर सिस्टम्स को उपलब्ध कराना, ताकि सोलर सिस्टम्स की रीच बढ़ सके और एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसमें सोलर सिस्टम का जो रोल है वो भी बढ़ सके, ताकि हम जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं, जो पर्यावरण को बहुत प्रदूषण फैला रहे हैं, उससे बेटर हो सके कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। इस मिशन का उद्देश्य ये है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, इसी के अंडर में वर्क करता है। ठीक है,
तो ये हो गया सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। फिर बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इस मिशन के बारे में हमने अपने वीडियो नंबर 2 में, जो इस सीरीज का वीडियो नंबर 2 है, उसमें डिटेल में बताया था, जब हमने आपको बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताया था। तो उसी में हमने नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी बताया था कि इसी के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी को बनाया गया है। और इसी मिशन में, इस मिशन को जो ऑपरेट करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है या एनर्जी जो है हमारे पास, उसका बहुत ही एफिशिएंटली उपयोग करना। जैसे हमने एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में आपको कि सपोज पहले हम लोग जो फिलामेंट वाले बल्ब का इस्तेमाल करते थे, इसमें फिलामेंट लगा होता था, ये 100 वाट का बल्ब होता था। आज हम इतना ही प्रकाश एक 10 वाट के एलईडी बल्ब से प्राप्त करते हैं। तो इसी 100 वाट की बिजली की खपत में हम 10 एलईडी बल्ब्स लगा सकते हैं। इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जिसके लिए एक बल्ब हम लगाते थे, उसके लिए हम आज 10 एलईडी बल्ब्स लगा सकते हैं और उससे 10 गुना ज्यादा प्रकाश हम लोग पा सकते हैं। तो इसमें हमारा इस तरह से हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है और वही मिशन है। इस मिशन का यही उद्देश्य है कि एनर्जी की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट चीज है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ये जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, बेसिकली ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर जो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको महुआ बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। इसका उद्देश्य है जो शहर हैं, जो हमारा आप कह सकते हैं शहर जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो इनमें पर्यावरण से प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। तो इनको दूर करने के लिए, इनसे निपटने के लिए ये हमारा नेशनल मिशन फॉर ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये अर्बनाइजेशन की समस्याएं जो हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से जो पर्यावरण की समस्याएं होती हैं, इनको दूर करने का प्रयास ये मिशन करता है, इनका टारगेट है। ठीक है, तो ये महुआ के अंतर्गत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना। नेक्स्ट जो हमारा मिशन है, इट इज नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन, ये तो आप सभी को पता ही होगा, इस समय बड़े चर्चा में रहा है ना। नेशनल वाटर मिशन में हमारा उद्देश्य है एक तो वाटर की सुरक्षा करना, पोल्यूशन, जल को प्रदूषित होने से रोकना, हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना, हर घर नल से जल, है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो ये सब नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि भारत सरकार जो है ये प्रमोट कर रही है। तो नेशनल वाटर मिशन जो है बेसिकली ये आपका जल संरक्षण और जल प्रदूषण को रोकने से संबंधित और जल को सुरक्षित और वाटर का रिचार्ज जो है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जैसे चीजों को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी को पता ही होगा ना, जल का संचयन करना, जैसे जो बारिश का पानी होता है इसको किस तरह से यूटिलाइज करना कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ा सके, तो उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। जैसे आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जितना भी पानी गिरा उसको आपने कलेक्ट किया, उस ड्रेनेज के थ्रू किसी एक बड़े से पिट में गया, वो पिट से सीपेज होकर के अंदर ड्रेनेज मतलब सीपेज होकर के नीचे की तरफ चला गया और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया उसने। सॉरी और जो नेशनल वाटर मिशन है ये आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये कुछ उसी तरह से मिशन है जैसे हमने आपको लास्ट में एक मिशन पढ़ाया था या एक प्रोग्राम हमने आपको बताया था। कौन सा था वो? अभी हमने लास्ट में आपको बताया था सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि हिमालय की जितनी आप की बायोडाइवर्सिटी उसको सिक्योर करना। बट जो ये वाला मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कि हिमालय में जो हजार्डस ग्रोथ हो रही है, शहर हिमालय के जो बसे हुए हैं, जो हिल स्टेशंस हैं वो बढ़ रहे हैं, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हिमालय के इकोसिस्टम को हमको किस तरह से आप कह सकते हैं कि सस्टेन करना है, बनाना है। जो ग्लेशियर्स हिमालय इकोसिस्टम के जो मेल्ट हो रहे हैं उनको कैसे रिवर्स करना है ग्लोबल वार्मिंग को, और इनका जो प्रभाव है हिमालय में कम से कम हो इसके बायोडाइवर्सिटी पर, यहाँ के वन्य जीवों पर, ये नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम करता है। और ये वर्क करता है
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह मिशन वर्क करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मिशन है हमारा वो है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया मिशन बेसिकली ये MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत वर्क करता है और इसका उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इंडिया को ग्रीन बनाना, हरा भरा बनाना, यानी पेड़ पौधे लगाना, अफॉरेस्टेशन करना, और जो ग्रीन मेथड्स है, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे ग्रोथ से या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, हमको हर जगह पर पर्यावरण को ध्यान में रखना है ग्रीन इंडिया के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मिशन है, दिस इज अवर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि कृषि की ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल करना ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंच सके। जैसे इस समय अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह का बहुत ही धूमधाम तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। आप केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, आप पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। आप अगर इरिगेशन यानी सिंचाई कर रहे हैं तो उस सिंचाई में भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी कर रहे हैं। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये इस चीज पर फोकस करता है और ये कहता है कि हमको क्या करना है, हमको कृषि को सस्टेनेबल बनाना है ताकि अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम लोग जो सॉइल है और जो पानी है और जो बायोडाइवर्सिटी है इसको बचा करके रख पाएं। तो जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम लोग ZBNF की बात करते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, है ना। इसमें हम मैन्योर का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, इसमें हम बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर वगैरह बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मैन्योर में हम लोग आपका जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, केचुए वगैरह को से जो ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ा के गला के, गोबर वगैरह को सड़ा गला के उसमें हम वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं, इन सब की बात करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जैसे हम जीवामृत, बीजामृत, इन सब की बात करते हैं। ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी, जीवामृत एंड बीजामृत, इन सब की हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिकली बात करता है कि कृषि को कैसे हम टिकाऊ बना सकते हैं, कैसे हम अगली पीढ़ी तक इसको इसी फॉर्मेट में ले जा सकते हैं, बिना ग्लोबल वार्मिंग किए, बिना क्लाइमेट चेंज किए और बिना अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित किए हुए। ठीक है, तो ये है हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट मिशन जो हमारा नेक्स्ट मिशन है उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये भी स्ट्रेटेजिक नॉलेज जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है और इस मिशन का जो उद्देश्य है ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, इसको लेकर के हमें स्ट्रेटेजिक नॉलेज गेन करना है और इस क्लाइमेट चेंज का कैसे हम रिवर्सल कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट जो हमारे अब के टारगेट है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है हमको, इससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड ना बढ़ने पाए। 2100 जो हमारी 22वीं वो आएगी, इसमें 2100 AD तक हमको 2 डिग्री के अंदर ही जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है उसको रखना है, जो एवरेज ग्लोबल राइज हो रही टेम्परेचर में उसको रखना है। तो ये इस स्ट्रेटेजिक नॉलेज की बात करता है कि कैसे इस मिशन के थ्रू हम ये नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कैसे हम रिसर्च में आगे बढ़ें, कैसे हम टैकल करें जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वर्क करता है। तो इस तरह से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में हमने जाना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये मिशन बहुत ही चर्चा में रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो है इस मिशन को बहुत ही ज्यादा फोकस में लाया था। COP26 जो ग्लासगो में हुई थी, तो ग्लासगो में COP26 की जो मीटिंग UNFCCC की हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो मीटिंग हुई थी COP26 में, प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में जो समिट हुई थी, तो इस ग्लासगो की समिट में बेसिकली उन्होंने लाइफ का ये फॉर्मूला दिया था। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मतलब ऐसी जीवन शैली हम अपनाएं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, पर्यावरण के हिसाब से हो। हमारी जीवन शैली की वजह से ही तो आधी दिक्कतें आ रही हैं पर्यावरण को।
तो ऐसी जीवन शैली हम बनाएं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। तो इन्होंने ये देखिए लिखा हुआ है यहां पर, इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट COP26 इन ग्लासगो ऑन 1 नवंबर 2021, 1 नवंबर। ठीक है, इसमें फोकस किस पर किया जाता है? तो सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस किया जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जैसे आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? जैसे आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी। मान लो आपने एक यूनिट कोई चीज प्रोड्यूस करी, अब इसने ये सप्लाई चेन में गई, मतलब यहां इंडस्ट्री से ये प्रोड्यूस हुई, सप्लाई चेन में गई, सप्लाई चेन ने इसको मार्केट में पहुंचा दिया और मार्केट ने इसको इसके जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचा दिया, जो इसका उपभोक्ता है इस तक पहुंचा दिया। अब आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोई कोल्ड ड्रिंक है जो प्लास्टिक की बोतल में पैक करके किसी भी कंपनी ने, पेप्सिको ने, कोका कोला ने, किसी ने भेजा। अब वो आकर के मार्केट में आई, मार्केट से ये कंज्यूमर के पास गई। कंज्यूमर का मतलब हम लोग जो उपभोग करते हैं, उपभोक्ता। अब इसने क्या किया? इसने अंदर के लिक्विड को तो कंज्यूम कर लिया, उस कैफीन वाले लिक्विड को तो कंज्यूम कर लिया, बट इसने क्या किया? बॉटल जो है वो फेंक दी। अब ये बॉटल जो है प्लास्टिक की, ये प्रदूषण कर रही है। तो सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि ये प्लास्टिक की जो बॉटल है, इस प्लास्टिक की बॉटल को वापस से आप रीयूज करेंगे। क्या करेंगे? रीयूज। सो दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी में बेसिकली मिनिमम वेस्ट की बात की जाती है कि आप वेस्ट कुछ निकलना ही नहीं चाहिए या मिनिमम वेस्ट निकलना चाहिए। हमको कुछ फेंकना ही नहीं है, हमको सबको यूटिलाइज करके रिसाइकल कर देना है, वापस से उसी साइकिल में ले आना है जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। दिस इज नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी में एक नारा दिया जाता है, एक सूत्र दिया जाता है RRR का। आपने पढ़ा होगा RRR का फॉर्मूला। RRR का मतलब रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। कोई भी चीज है उसका रीयूज करो। जैसे आप लोग कभी मार्केट में जाते हो कुछ सब्जी खरीदने, वेजिटेबल या ग्रोसरी के आइटम खरीदने, तो आप लोग क्या करते हो? प्लास्टिक का एक बैग लिया, प्लास्टिक का बैग लिया, मार्केट से ही दुकानदार से मांग लिया, उसको यूज किया, उसको फेंक दिया। तो ये कह रहा है रीयूज करो उसको। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 120 माइक्रोन की जो प्लास्टिक की थैली उस पर वो कर दिया है कि भाई इससे नीचे की थैली चलेगी ही नहीं, बिकॉज इससे नीचे की थैली बहुत पतली होती है, फट जाती है, लोग उसको फेंक देते हैं और उसको वापस से रिसाइकल कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये थैली होगी बाय 120 माइक्रोन से ऊपर की, तो आप उसको, मोटी पॉलीथीन होगी तो उसको बार बार यूज कर पाएंगे। हालांकि इस रीयूज में प्लास्टिक को तो आप छोड़ ही दीजिए, इसमें ऐसे जैसे आप जूट का किसी बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट के किसी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बैग आप नंबर ऑफ टाइम आप 100 बार 200 बार लेकर के जाओ मार्केट में, वैसे का वैसे रहेगा, खराब नहीं होगा, गंदा हो तो धुल लो। ठीक है, तो रीयूज कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब है कि आप जो चीजें रीयूज नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बहुत नेसेसरी है आपके लिए यूज करना, बॉटल वगैरह ये सब बहुत, अभी इसके लिए अल्टरनेटिव कोई बहुत सुटेबल चीज नहीं आई है पैकेज में, तो आप उसके इस्तेमाल को रिड्यूस कर दें। रिड्यूस का मतलब कम कर दें। कम तो कर सकते हैं ना, अगर पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कम तो कर ही सकते हैं। इसके बाद फिर जो बचा कुचा है उसको रिसाइकल कर दें। तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, ये देखिए RRR हमने यहां पे लिख भी दिया है। इसके बाद फिर है इसी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का एक और नारा है, एक और स्लोगन है P3। P3 का मतलब P3 का मतलब है प्रो पीपल। ठीक है, P3 का मतलब है प्रो पीपल प्लैनेट। प्रो पीपल प्लैनेट, इस P3 का मतलब यह है। प्रो पीपल का मतलब जो लोगों के हिसाब से हो, ऐसा प्लैनेट हमें बनाना है। तो ऐसा प्लैनेट बनाना है जो लोगों के हिसाब से अनुकूल हो, प्रो पीपल प्लैनेट बनाना है। और इसके लिए हमें पर्यावरण को कम से कम डैमेज करना है, कम से कम नुकसान पहुंचाना है। तो ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो लाइफ है, ये इसके बारे में कुछ बातें थी। इसके बारे में 2-3 चीजें आप मेन में याद रखना कि एक तो समिट कौन सी थी? COP26 था। ठीक है, ग्लासगो में समिट हुई थी, प्रधानमंत्री ने इस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का नारा दिया था। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि ये किस चीज पर बात करता है, तो ये बात करता है सर्कुलर इकोनॉमी पर, प्रो पीपल प्लैनेट पर और RRR पर। सॉरी
ठीक है, तो यहां तक आज की हमारी क्लास थी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लेकर के आएंगे, जैसे कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स वगैरह जो हैं। बहुत दिक्कत होती है छात्रों को, स्टूडेंट्स को इन चीजों को समझने में। कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स और जो दुनिया भर की ट्रीटीज जो एनवायरनमेंट के फील्ड में हुई हैं, तो इन सबको कंपाइल करके एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।